स्वागत है आप सभी का उमंग पीएससी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग जो जितने सब टॉपिक है आपके हॉस्टल वार्डन सिलेबस में 5 सब टॉपिक है, प्रत्येक से 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होने वाला है। एक और पार्ट मैं लाया हूं, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी बेहतरीन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, सारे को चुन चुन कर लाया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिएगा, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। और ये रैपिड फायर स्टाइल में होने वाला है, बहुत जल्दी ही आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पॉज करिए वीडियो को और उसका आंसर गेस करके या जो पढ़े हुए हैं उसको लगा के आगे बढ़िए जल्दी से। ठीक है, पिछले वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट यही आया था, सर थोड़ा सा स्पीड हो रहा है। तो भाई आपके टाइम भी कीमती है, वीडियो लंबा चले जाता है, लोग देखते नहीं, तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए, उमंग पीएससी एकेडमी लिख दीजिए। ग्रुप के जो कमेंट बॉक्स रहता है वहाँ पे मैं पिन कर देता हूँ अपने जो ग्रुप का आईडी है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते पहले नंबर क्वेश्चन। कौन से मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक पूर्वाग्रह की अवधारणा दी? ठीक है, यहाँ पे आ रहा है भाई आपके बायसनेस के बारे में पूछा जा रहा है। कौन से? बौद्धिक बायसनेस। बायसनेस का मतलब आप सभी को पता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित रहना। पूर्वाग्रह से ग्रसित मतलब कोई विचार है आदमी के अंदर, तो उसी विचार को ही सही मानेगा, दूसरे के विचार को सही नहीं मानता वो। ठीक है, जैसे अगर मैं बौद्धिक पूर्वाग्रह के बारे में बात करूं तो कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है आदमी के साथ, तो पुराने जो भी इंसिडेंट रहता है उसको और बढ़ा चढ़ा के सोचेगा आदमी, है ना। तो ये रहता है आपका बौद्धिक बायसनेस। नॉर्मल बायसनेस में देखते हैं, जैसे बोलते कोई गेम वेम में चल दिया और गुरुजी लोग हैं तो अपने बच्चे को सिलेक्शन करा देंगे और दूसरे बच्चे के साथ क्या कर देंगे, पक्षपात हो जाता है एक प्रकार से। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा गया, बौद्धिक पूर्वाग्रह या बौद्धिक बायसनेस की अवधारणा किसने दी? डेनियल कोहेमन, एल्बर्ट बैंड्रा, जीन पियाजे, नॉम चॉम्स्की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेनियल कोहेनमैन। ठीक है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड करेंगे हम लोग, आप लोग ट्राई कीजिए पॉज करके उसको सही आंसर लगाने का। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत में विकृत सोच, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की पहचान किस सिद्धांत के तहत होती है? विकृत सोच क्या हो जाएगा भाई आपके? ऐसी सोच जो वास्तविक धारणा को विकृत कर देती है। ठीक है, और इसमें सही आंसर क्या रहेगा आपके? संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो विकृत सोच की पहचान करते हैं और विकृत सोच की पहचान करके एक प्रकार से जो उसके इमोशन पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से उसके विकृत सोच को बदला जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। कौन सा शोध विधि कोरिलेशनल अध्ययन के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये कोरिलेशन वाला है। जब भी कोरिलेशन वाला आएगा, कोरिलेशन में एक प्रकार से ये तो प्रैक्टिकल वाला चीज़ रहता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आंसर दिखेगा प्रायोगिक, ये इसको आपको कटमट कर देना है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो भी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, शोधकर्ता 2 या 2 से अधिक वेरिएबल है इसके बीच के संबंध को इसमें मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक शोध। फ्रायड के अनुसार अचेतन अनकॉन्शियस मन की किस प्रक्रिया से संबंधित है? इच्छा पूर्ति, यथार्थता, नैतिक मूल्यांकन या सामाजिक नियम? ठीक है, सबसे पहले जान देते हैं, ये फ्रायड भाई साहब बहुत ही जो मना स्थिति के बारे में बताने वाले बहुत ही एक प्रकार से बोल सकते हैं फेमस मनोवैज्ञानिक है। मेंस में पढ़े पीएससी में इसके बारे में जो माइंड की स्थिति है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ऐसा रहता करके इसने बताया है। और साथ ही अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। अनकॉन्शियस माइंड क्या रहेगा भाई आपके? जो अचेतन मन में रहता है, जैसे सपने में जो चीज़ आता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चलते रहता है वही चीज़ पुनरावृत्ति होता है वहाँ पे। ठीक है, और अनकॉन्शियस माइंड में और क्या क्या आ जाएगा? बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ रहता है उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग को याद रहता है, वो क्या रहेगा? आपके अनकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट रहता है। ठीक है भाई, क्या रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? इच्छा पूर्ति। ठीक है, देखेंगे गैर निर्देशात्मक परामर्श, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के सिद्धांत का विकास किसने किया? कार्ल रोजर्स, एलिस, बेक या बैंड्रा? जब भी मैं पढ़ाता हूँ बाल मनोविज्ञान बताता हूँ भाई 5-7 गिने चुने मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में
आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही कुछ और आ जाते हैं उनके बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। जैसे बैंड्रा भाई साहब के बारे में बहुत आता है, थॉर्नडाइक आता है, ये जीन पियाजे आएगा, एरिक एरिक्सन आएगा, इन लोग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अलावा कुछ और रहते हैं, उनका भी क्वेश्चन मैं शामिल कर लिया हूँ जो फेमस है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम किस सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांत से अधिक संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास। 6 नंबर क्या हो जाएगा? पावलोव का कंडीशनिंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। संज्ञानात्मक लचीलापन किस प्रकार के विकास का एक संकेतक है? सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक या नैतिक? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर रहेगा बौद्धिक विकास। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमिशनल त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन का क्या तात्पर्य है? क्या है बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने। वीडियो को पॉज करिए, सही आंसर गेस करिए, सही आंसर बताइए पढ़े तो, और वीडियो में आगे बढ़िए। गलत जानकारी की उपस्थिति इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत से संबंधित है? एल्बर्ट एलिस, जीन पियाजे, लियोन फेस्टिंगर या जेरोम ब्रूनर? सही आंसर क्या रहेगा? लियोन फेस्टिंगर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बैंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में नकल और पर्यवेक्षण अर्थात ऑब्जर्वेशन किस प्रकार के अधिगम का आधार है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संगठित, अंतः प्रेरित? क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर रहेगा अप्रत्यक्ष अधिगम। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन रैपिड फायर स्टाइल में रहेगा भाई। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। वीडियो छोड़ के चले जाते हैं लोग, ठीक है, ज़्यादा लंबा रहता है। 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत ही कम टाइम में। क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा रहेगा। जो प्रीवियस ईयर में इधर उधर के एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भ्रांतिपूर्ण मान्यता की पहचान कौन सी संज्ञानात्मक रणनीति महत्वपूर्ण है? अनुमोदन, समस्या समाधान, तर्क संगतता या सृजनात्मक सोच? क्वेश्चन नंबर 11 तर्क संगतता की जांच, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन से सिद्धांत में संस्कृति स्मृति की अवधारणा महत्वपूर्ण है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या मनोविश्लेषण? बताइए भाई सही आंसर। संज्ञानात्मक विकास इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिएगा आप लोग। बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो चीज़ भी आगे आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा में अनुकूलनशीलता एडाप्टेबिलिटी को कैसे मापा जाता है? स्टैंडर्ड टेस्ट से, शिक्षार्थी के प्रतिक्रिया समय से, शिक्षार्थी के समस्या समाधान कौशल के माध्यम से, शिक्षार्थी के नैतिक निर्णयों के माध्यम से, ठीक है। आसानी से नहीं भी पढ़े रहेंगे तब भी आप लोग गेस करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही दिख रहा है। ऐसे ही आपके उसमें पेपर में भी आता है, आपके देख सकते हैं। जैसे सीजी व्यापम में टीचर भर्ती हुआ है, उसमें सिलेबस था बाल विकास करके सिलेबस है ना, उसमें देख सकते हैं बहुत सारा आपके बिना पढ़े ही आप लोग बना सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मनोविज्ञान में औपचारिक संचरण फॉर्मल ट्रांसमिशन किस प्रकार की प्रक्रिया का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 14 तो ये सामाजिकरण का प्रक्रिया होता है, ठीक। एंड्रोगॉजी किसके लिए विशेष रूप से लागू होता है? बाल शिक्षा, युवा शिक्षा, वयस्क शिक्षा, विशेष शिक्षा? तो जो टीचर भर्ती पढ़े होंगे उनको तो पता है कि बाल शिक्षा तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। युवा शिक्षा भी नहीं है, किसके लिए रहेगा? ये स्पेशल जो एडल्ट लोग हैं, वयस्क लोग हैं, इनके शिक्षा से संबंधित है, वयस्क शिक्षा से। किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक अधिगम में मेटाकॉग्निशन महत्वपूर्ण होता है? पियाजे का, वाइगोस्की का, ब्रूनर का या बैंडुरा का? क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा? ब्रूनर का खोज परक अधिगम सिद्धांत। आगे देखेंगे। वाइगोस्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का मुख्य घटक क्या है? बच्चों की स्वतंत्रता, सामाजिक सहभागिता, शिक्षा का निर्देशन, व्यवहार की पुनरावृत्ति? क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? सामाजिक सहभागिता। किस सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक विस्मृति साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग को समझा जाता है? मनोविश्लेषण से, संज्ञानात्मक से या व्यवहारवादी से या जैविक थ्योरी से? किससे करेंगे? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत से इसको समझा जाता है, ठीक है। बताया हूँ मनोविज्ञान के बारे में जो बादशाहत रखते हैं, ईडिगो सुपर ईगो के बारे में जिसने बताया है सिगमंड फ्राइड भाई साहब, जो पीएससी मेंस में भी पढ़ते हैं लोग इसको सोशियोलॉजी में। संघर्ष समाधान
कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किस प्रकार के मानसिक प्रक्रिया का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषण या सामाजिक सांस्कृतिक? क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का ये रहेगा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। समूह गतिशीलता, ग्रुप डायनामिक्स का अध्ययन किस मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही आंसर रहेगा सामाजिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्निहित प्रोत्साहन को कैसे मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। क्या रहेगा सही आंसर? आत्म मूल्यांकन के माध्यम से। सही आंसर है बिल्कुल आपका। कौन सी विधि व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? प्रायोगिक, मनोमिति, वर्णनात्मक और तुलनात्मक? यहाँ पे बोला जा रहा है भाई आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सही आंसर क्या रहेगा? सबसे सूटेबल मनोमिति विधि से इसको किया जाता है। संज्ञानात्मक भार को कम करने के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी हो सकती है? 4 ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 23। तो इस टाइप की चीज़ को करने के लिए सिंपल जो प्रेजेंटेशन रहेगा, सरल प्रस्तुति तकनीक रहेगा, वो सबसे उपयोगी रहता है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक जो रहता है, इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? भावनात्मक नियंत्रण, संज्ञानात्मक स्पष्टता, प्रेरणा में वृद्धि, उपयुक्त सभी? क्या लग रहा है आपको? सभी के सभी लग रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। कौन सा सिद्धांत भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस से अधिक संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास। क्या रहेगा सही आंसर? संज्ञानात्मक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, 26 नंबर देखेंगे। संज्ञानात्मक अवरोध के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अधिगम में रुकावट, स्मृति ह्रास, अभिप्रेरणा में कमी, समस्या समाधान में असफलता। 26 अधिगम में रुकावट इसका सही आंसर रहेगा। व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन किस मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा? शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 28 परीक्षण के परिणामों की स्थिरता। सही आंसर रहेगा। आगे देखेंगे। विकास की चरणबद्धता, स्टेज वाइज डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 4 मनोवैज्ञानिक भाई साहब लोग हैं जिसके बारे में पहले बताया हूँ, बार बार इनका नाम घूम फिर के आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर रहेगा जीन पियाजे। कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्म अवधारणा के विकास में भूमिका निभाने वाले कारकों का अध्ययन करता है? कार्ल रोजर्स, बैंड्रा, गार्डनर या पियाजे? ठीक है, गार्डनर भाई साहब का पढ़ेंगे आप लोग, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का बताना है फिलहाल आपको। सही आंसर रहेगा कार्ल रोजर्स। आगे देखेंगे बुद्धि और व्यक्तित्व की अवधारणा। शुरू में आपके जो सिलेबस के सब टॉपिक हैं वो हो गया आपके, ये सेकंड सब टॉपिक हो जाएगा। ऐसे करके 5 सब टॉपिक से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो ये रॉर्साक, बिनेट साइमन, मेरिडियन परीक्षण या मरे का परीक्षण। जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, उनको ये पता होगा कि इस सब के बारे में और अच्छे से पढ़ चुके हैं। ट्रिक के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं, एक वीडियो मेरा इस पर है। बुद्धि और व्यक्तित्व को अवधारणा को ट्रिक से बहुत अच्छे से बताया गया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा? बिनेट साइमन स्केल। ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ हूँ कि ये भाई साहब लोग हैं, ये IQ टेबल दिए हुए हैं। IQ टेबल मैं ट्रिक से याद कराया हूँ। फिर इसमें भी बता दूंगा कि IIM में सिर्फ जीनियस, वेरी जीनियस लोग पढ़ते हैं, ऐसा करके, जिनका 140 प्लस है और जिनका 0 से 25 है, इनके बीच जितनी भी तालिका बनता है IQ वाला, उसको एक ट्रिक से देख लेंगे। अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, बुद्धि की धारणा का सबसे पहले किसने अध्ययन किया? 4 ऑप्शन आपके पास। 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 32 नंबर क्वेश्चन फ्रांसिस गैल्टन ने ये अध्ययन किया था। ठीक है भाई। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब के बारे में आप लोग देखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बुक में इसका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो 8 प्रकार है।
ठीक है। कहीं कहीं पे गूगल मारने पर 9 प्रकार ये दिखा देता है। तो आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहते कि 9 है 9 है। भाई ज़्यादातर बुक में 8 ही मैं देखा हुआ हूँ। गूगल करने पर पता चलता है कि एक आध और कौन कुछ वेबसाइट बताते हैं कि ये 9 है, ऐसा करके। ठीक है, तो आप अपने विवेक का प्रयोग करिए। मैं ज़्यादातर आपको सजेस्ट करूँगा कि 8 प्रकार को आप लोग टिक करिए। ठीक है, और इसको ट्रिक से मैं बताया हुआ हूँ कि जो आपके लॉजिकल वाला रहेगा, है ना, लॉजिकल म्यूजिकल, ऐसा करके 8 प्रकार ट्रिक के साथ आपको बताया हुआ हूँ भाई। इसके बारे में आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसका ट्रिक भी बताया था। जैसे गार्डन है, जो गार्डनर से एक नाम याद कर लेंगे, गार्डन। ठीक है, और ये क्या दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ से एक ट्रिक बताया था, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, मल्टीपल पेड़ पौधे लगाते हैं, कहाँ पे, गार्डन में, ऐसा करके आपको याद भी कराया हुआ हूँ। जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या रहेगा आपके, आध्यात्मिक बुद्धि, इसका वो रहेगा जो इसमें शामिल नहीं है 8 प्रकार में। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल का भाग नहीं है, सामग्री, उत्पाद, संचालन या ध्यान। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो जाएगा, ध्यान। बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, अभी अभी पढ़े भाई साहब के बारे में। ठीक है, बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुआयामी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है किसने, गार्डनर भाई साहब में। ठीक है, 8 प्रकार मेनली दिया जाता है, कहीं कहीं पे 9 प्रकार आपको दिख जाता है। तो आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। मैं 8 बोल दूंगा, कमेंट बॉक्स से आप लोग 9 चिल्लाएंगे, मैं 9 बोलूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में 8 चिल्लाएंगे। इससे बढ़िया अपने विवेक का ही प्रयोग करें, और मेरा सजेशन पूछेंगे तो मैं बोलूँगा 8 प्रकार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 गार्डनर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, व्यक्तित्व का वर्णनात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, सिगमंड फ्रायड, गार्डन, और ये कार्ल जुंग या रॉबर्ट कैटल। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गार्डन, अल्पोर्ट। ठीक है, आगे देखेंगे, मानव व्यक्तित्व के बिग 5 मॉडल में कौन सा कारक शामिल नहीं है, बिग 5। इस सिद्धांत के बारे में भी बताया हूँ भाई कि 2 जन कोस्टा लोग हैं। ठीक है, कोस्टा रहता है ना यहाँ पे, डी कोस्टा इधर गोवा साइड, तो वो 2 जन कोस्टा भाई साहब लोग लड़ रहे हैं। एक कोस्टा भाई साहब है, ये दूसरा कोस्टा भाई साहब है, कोस्टा 1 कोस्टा 2 बोल देता हूँ। ये लड़ रहे हैं आपस में कि मैं बड़ा कोस्टा हूँ, फिर ये बोलेगा नहीं मैं बड़ा कोस्टा हूँ। ठीक है, तो इनके जो यहाँ से देख लेंगे, कोस्टा भाई साहब से कोस्टा नाम हो गया, बड़ा कोस्टा, तो यहाँ पे बिग 5 सिद्धांत हो जाएगा। और मैं शब्द आ रहा है, मैं बड़ा कोस्टा, तो मैं क्रके करके एक नाम आएगा, और ये कोस्टा भाई साहब नाम आएगा। ये दोनों मिलकर बिग 5 सिद्धांत दिए हुए हैं। इसको मैं ट्रिक से बताया हुआ हूँ, ओशियन करके एक ट्रिक दिया था आपको, जाकर देख सकते हैं मैं वीडियो में। ठीक है, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 37 क्या रहेगा, बिग 5 मॉडल में कौन सा कारक शामिल नहीं है, तो अंतर्मुखता, संवेदनशीलता, खुलापन, नयापन। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ, प्रीवियस वीडियो जाके मैं देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मनोरोगात्मक व्यक्तित्व का अध्ययन किसने किया था, अल्पोर्ट, जुंग या मुर्रे या फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 38 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुर्रे। ठीक है, भावनात्मक बुद्धि का प्रमुख अनुसंधानकर्ता कौन है, हार्वर्ड, गार्डनर, डैनियल गोलमैन, जॉन मेयर या थॉर्नडाइक। 39 कौन है, डैनियल गोलमैन। कौन सा बुद्धि बोला जा रहा है आपको, भावनात्मक बुद्धि। ठीक है, ये गोलमैन, गोल भावना वाला भाई साहब। ठीक, सृजनात्मकता का किसके साथ गहरा संबंध है, बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रेरणा या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 तो बुद्धि से भी रहता है भाई। सृजनात्मकता का मतलब क्या रहता है, जो यूनिक थॉट हो, न्यू कोई थॉट है, उसको बोला जाता है सृजनात्मक। ठीक है, तो बुद्धि का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। आदमी का जो पर्सनालिटी वो भी उससे संबंधित रहेगा। ठीक है, जो ग्रेट पर्सनालिटी रहता है, ऑब्वियस सी बात, उनके सृजनात्मक बुद्धि के कारण ही उसको ग्रेट पर्सनालिटी बोला जाता है उसको। ठीक है, प्रेरणा भी रहेगा और ये सब रहेगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, शेल्डन, फ्रायड, बिनेट या पियाजे। सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है आपके सिलेबस से। ठीक है, व्यक्तित्व का प्रकार, व्यक्तित्व भिन्नता है आपके सिलेबस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 सही आंसर रहेगा, शेल्डन भाई साहब ने किया है। सांस्कृतिक बुद्धि का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन क्या रहेगा, विभिन्न संस्कृतियों को समझने की
क्षमता। ठीक है। वीडियो अगर जल्दी हो रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और उसका आंसर गेस करिए या जो पढ़े वो लगाइए सही आंसर। ठीक है भाई, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बुद्धि में जी और एस कारक सिद्धांत किसने विकसित किया? इसके बारे में भी पढ़े हुए हम लोग। जी मतलब हो जाएगा आपके जो जनरल इंटेलिजेंस है वो। ठीक है। एस क्या हो जाएगा आपका? स्पेशल इंटेलिजेंस। ये इनके बारे में बताया हूँ। द्विक कारक सिद्धांत जो डबल फैक्टर थ्योरी, ये भाई साहब ने दिया हुआ है। ठीक है। 43 के बारे में पहले भी बताया हूँ और दोनों को मिलाकर ये त्रिबुद्धि सिद्धांत भी ये भाई साहब देते हैं। ठीक है। तो क्या रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 43 सही आंसर स्पीयरमैन। इसको याद कराया था भाई। जी और एस दोनों को मिला देंगे तो गैस टाइप से साउंड हो रही है। ठीक है। और गैस जब ये गांव के जो किसान लोग हैं स्पीयर चलाते हैं, स्पीयर मतलब जो स्प्रेयर रहते हैं उसको गांव में स्पीयर बोलते हैं। ठीक है। तो स्पीयर जब चलाते हैं देखे होंगे, इधर से ये हैंड चलाएंगे तो थोड़ा सा गैसियस फॉर्म में जो भी कीटनाशक और वो सब डाले रहते हैं वो छिड़काव होता है। ठीक है। तो यहाँ से स्पीयर शब्द और ये गैस निकलता है इससे, ऐसा करके याद कर सकते हैं जी और एस फैक्टर, या दोनों फैक्टर को मिला के क्या बोलेंगे? टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है भाई। 43 का आंसर हो गया आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। व्यक्तित्व का आयाम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? 44 सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉन्स आइजेनक। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर सी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। तो बुद्धि को भी मापता है भाई, ये व्यक्तित्व को भी मापता है, शिक्षा का भी आकलन करता है। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार का परीक्षण प्रोजेक्टिव परीक्षण का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन आपके पास। 46 जो पढ़े वो तो फट से मार सकते हैं। ठीक है। जो रोसाच भाई साहब हैं ये इनका प्रोजेक्टिव परीक्षण वाला है। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बीनेट, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और वर्नोन। 47 सही आंसर रहेगा, बीनेट भाई साहब ने किया है। देखेंगे व्यक्तित्व का बिग 5 मॉडल कौन सा कारक शामिल है? तो बिग 5 मॉडल बताया था आपके कोस्टा और मैक्रके भाई साहब दोनों ने मिलकर दिया हुआ है। ठीक है। इसमें ट्रिक से बताया हूँ, पहले भी देख सकते हैं मेरा वीडियो ओशियन करके। इससे जो बिग 5 ये आपके पर्सनालिटी के जितने 5 थ्रेड्स है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। ओ से हो जाएगा ओपननेस हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा? कॉन्शियसनेस हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्जन हो जाएगा ई से, ए से एग्रीएबलनेस, इसी को हिंदी में क्या बोल देंगे? सहमत होना, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन इसमें। और एन से क्या हो जाएगा आपका? न्यूरोटिज्म करके एक आता है। ठीक है। इसके जो 5 नाम हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई। आगे देखेंगे बुद्धि के कार्यात्मक और गुणात्मक विभाजन को किसने परिभाषित किया? वर्नोन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गार्डनर। 49 सही आंसर क्या रहेगा? बताइए भाई। कार्यात्मक और गुणात्मक जो है इसके बारे में आपको बताना है। 49 सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक भाई साहब। ठीक। त्रिसंयोजक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्टर्नबर्ग, गार्डनर या थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या हो जाएगा? स्टर्नबर्ग भाई साहब ने दिया है ये। ठीक है। संवेदात्मक बुद्धि के घटक कौन से हैं? आत्मचेतना, आत्म नियंत्रण, सामाजिक जागरूकता, उपयोग सभी। 51 क्या हो जाएगा? आत्मचेतना भी है, आत्मनियंत्रण भी होता है, सामाजिक जागरूकता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। व्यक्तित्व का समग्र दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ऑलपोर्ट भाई साहब ने ये प्रस्तुत किया। देखेंगे बुद्धि के प्रकार किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस हो जाएगा, स्टर्नबर्ग का त्रिसंयोजक सिद्धांत, स्पीयरमैन का डबल फैक्टर थ्योरी हो जाएगा और थॉर्नडाइक का कारक विश्लेषण सिद्धांत। ये यहाँ से चारों सिद्धांत को याद भी कर सकते हैं भाई आप लोग। गार्डनर का जो बहुआयामी या मल्टीपल इंटेलिजेंस इसका त्रिसंयोजक, स्पीयरमैन का जो 2 कारक बताया हूँ जी और एस कारक गैस करके बताया था। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और जो स्पेशल इंटेलिजेंस रहता है वो। ठीक है। थॉर्नडाइक का कारक विश्लेषण, चारों सिद्धांत को भी याद कर सकते हैं। 53 का देखेंगे गार्डनर का जो बहुआयामी सिद्धांत है, बुद्धि के प्रकार यही भाई साहब बता रहा है। एक प्रकार से कितने प्रकार से बताया है ये? 8 प्रकार मेरे हिसाब से। ठीक है। ज़्यादातर बुक में यही दिया है, मेरे हिसाब से नहीं बोलूँगा यहाँ पे। ठीक है। और कहीं कहीं पे 9 भी दिया है, अपने विवेक का प्रयोग करें।
जो भी दोनों में से एक सेलेक्ट करूँगा मैं, आके आप लोग कमेंट में चिल्लाने लग जाते भाई फिर कि 8 बोलूँगा तो आप लोग 9 लिखेंगे, 9 बोलूँगा आप लोग वहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे इसमें 53 का सही आंसर होगा गार्डनर भाई साहब का। ट्रिक से देखना है तो जाके देख सकते हैं, म्यूजिकल लॉजिकल ऐसा करके उसमें बता दिया हूँ 8 प्रकार को। ठीक, विकासात्मक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? पियाजे, वैगोस्की, एरिक एरिक्सन या गार्डनर भाई साहब? 54 सही आंसर रहेगा पियाजे। आगे देखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? अवचेतन मन, चेतन मन, आत्मसंवेदन, आत्मजागरूकता। 55 तो क्या हो जाएगा आपके अवचेतन मन। ठीक है 55 लगा लिए सब लोग। आगे देखेंगे, व्यक्तित्व का विकार सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? फ्रायड, जुग, एडलर या शेल्डन? तो सिगमंड फ्रायड भाई साहब रहेगा इसका सही आंसर। 56 इससे रूबरू होंगे, परिचित होंगे जो मेंस लिखते सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो करके जो माइंड है उसको ये भाई साहब बांटे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है? तो आप गार्डनर का 8 जो बहुआयामी जो इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसमें देखेंगे इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल, मतलब या नहीं बोलूँगा, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। एक लॉजिकल होता है, म्यूजिकल होता है, ऐसा करके टोटल 8 प्रकार रहेगा। घुमा फिर आगे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा आईक्यू लेवल वाला। ठीक है, आईक्यू लेवल को इसमें भी एक बार थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 हो जाए तो उसी के आसपास कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसी का पार्ट है गार्डनर भाई सबका जो बताया है, उसी का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। 57 सही आंसर बताइए आप लोग। स्वयं को समझने की क्षमता, ये रहेगा इसका अर्थ। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये हो गया इंट्रापर्सनल। आपको बताना है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से क्या जानते हैं, क्या समझते हैं आप लोग। आगे देखेंगे 58 बुद्धि के लक्षण किसके द्वारा परिभाषित किए गए? 58 रहेगा गिलफोर्ड भाई साहब। व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? घूम फिर के वही चीज़ आएगा, वही 5 कारक बोल दिया या फिर आपके बिग 5 बोल दिया तो कोस्टा और जो मैक्रे लिखा हुआ है, कई जगह मैक्रके लिखा रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, याद करने के लिए बताया हूँ। 2 जन कोस्टा भाई साहब। ठीक है, एक आदमी बोल रहा है मैं बड़ा कोस्टा, ये बोलेगा मैं बड़ा कोस्टा। ठीक है, तो मैं शब्द से ये मैं को याद कर लेंगे। ठीक है, बड़ा से ये जो बिग 5 आता है वो याद कर लेंगे। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है बिग 5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मैं, ये हो गया बड़ा और ये हो गया कोस्टा, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। सही आंसर क्या रहेगा? 59 कोस्टा और मैक्रके। ठीक है, मैक्रे लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। व्यक्तित्व के किस सिद्धांत में व्यक्तित्व के को विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? गुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत? 60 नंबर प्रकार सिद्धांत सही आंसर रहेगा। हाँ, 60 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बोला था मैं आपको कि आईक्यू लेवल वाला जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बता देता हूँ मैं। आईक्यू का टेबल बनाया था एक स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के द्वारा टर्मन भाई साहब ने। ठीक है, इसको अभी याद कर लेते हैं। जो मेरा वीडियो देखे थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाइए आप लोग, वीडियो मत छोड़िए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बता रहा हूँ? आईक्यू टेबल बता रहा हूँ। आईक्यू टेबल में क्या रहेगा, एक जो 140 जिनका रहता है वो क्या रहेगा, जीनियस रहता है। 120 से 140 वाला वेरी सुपीरियर रहेगा। ठीक है, इसी को ट्रिक से याद करेंगे। IIM में सिर्फ कौन पढ़ते हैं? सिर्फ को यहाँ पे लिख दूंगा बस IIM में बस ऐसा लिख देंगे। IIM में बस वेरी जीनियस लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वेरी और इसके बाद हो जाएगा जीनियस। ठीक है, पेन कलर चेंज कर लो, बुरा तो नहीं मानोगे। चलो भाई साहब, यहाँ पे देखेंगे आई से हो जाएगा आपके इडियट्स लोग आते हैं सबसे, जिनका IQ लेवल 0 से 25 वाला रहेगा। इधर तालिका में मैं डाल भी दूंगा उसको। ठीक है, इडियट्स, इनका IQ लेवल कितना रहेगा? 0 से 25। इधर साइड में लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं।
0 से 25 वाले भाई साहब है। और उसके बाद ये 25 से 50, इसको पहले लिख दिया जाए। 25 से 50 IQ वाले को देखेंगे। ये टेबल से क्वेश्चन बनता है भाई, आपके प्रीवियस ईयर में जाके देख सकते हैं, या CG टेट में आपके सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद 50 से 75, जल्दी लिख देता हूँ, 75 से 90, 90 से लेकर 110, 110 से लेकर आपके 120, 120 से लेकर 140, और जो 140 प्लस है भैया आइंस्टीन भाई साहब, वैज्ञानिक लोग जिनका IQ लेवल बहुत ज़बरदस्त रहता है, ठीक है। इडियट्स हो जाएगा। उसके बाद ये एम्बिसिल्स करके हो जाता है, मूड बुद्धि वाला जो आदमी रहेगा, MB, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मूड बुद्धि। और ये तो महामूर्ख लोग हो जाएंगे, इडियट्स। M से क्या नाम आ जाएगा आपके, मोरॉन, या जो फीबल माइंडेड रहते हैं वो आ जाएंगे, मोरॉन। या इंग्लिश नाम याद कर लीजिए, हिंदी में बहुत सारे इधर उधर घुमा के दे देते हैं, इस कारण इंग्लिश नाम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपन। फीबल माइंडेड, इसी को बोल देंगे मूर्ख आदमी है, जिनका IQ लेवल इतना रहता है 50 से 75। IQ टेबल किसने दिया था भैया, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, इसी को बोला जाता है टर्मन भाई साहब का, ये रहेगा ये टेबल, ठीक है। B से क्या हो जाएगा आपके, बॉर्डर लाइन या डल, बॉर्डर लाइन वाला जिनका IQ रहेगा, या डल बुद्धि का जो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे एवरेज आदमी का बुद्धि पूछा जाता है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्या रहेगा आपके एवरेज बुद्धि वाले, 90 से 110। कुछ बुक में थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता है इसको, 91 से लेकर आपके 111 कर देंगे, है ना, या 89 से लेकर आपके इसमें से एक कम कर देंगे, 110 में से 109 कर देंगे, इस टाइप से हो सकता है, ठीक है भाई। इंग्लिश नाम में भी थोड़ा सा इधर उधर, या हिंदी नाम में इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद आपके सुपीरियर माइंडेड, सुपीरियर माइंडेड, उसके बाद हो जाएगा वेरी सुपीरियर, जिसका माइंड है, जिसका IQ लेवल 120 से 140 है, क्या हो जाएगा इनका, वेरी सुपीरियर। उसके बाद जो जीनियस है, या जिनको गॉड गिफ्टेड बोला जाता है, जिसका माइंड जीनियस, जी माने जीनियस, पार्ले जी, गिफ्टेड, ठीक है। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया। आगे के सब टॉपिक देखते हैं। ये समावेशी शिक्षा पर रहेगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा के बारे में जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए बता दूं, और ज़्यादातर वीडियो मैं बता चुका हूं। समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी तक शिक्षा पहुंचे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नॉर्मल पर्सन हो, चाहे दिव्यांग पर्सन हो, ठीक है भाई। तो जितने भी वर्ग है सभी तक शिक्षा की पहुँच हो, उसको बुलाता है समावेशी शिक्षा। सही आंसर देखने हैं आपको, बता दिया समावेशी शिक्षा के बारे में। बताइए, गेस करिए। क्वेश्चन नंबर 61। मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, सभी छात्रों को एक ही कक्षा में लाना, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में शामिल करना, विशेष स्कूलों की संख्या बढ़ाना, किसी भी प्रकार से शिक्षा देना, किसी प्रकार से देंगे नहीं, विशेष स्कूल की संख्या भी नहीं बढ़ाएंगे। सभी छात्रों को एक ही कक्षा में लाना, ये तो इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है, सबको उठा के एक कक्षा में डाल दे, ऐसा तो रहेगा नहीं। विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में शामिल करना सबसे सूटेबल आंसर यहाँ पे लग रहा है भाई आपके सामने, ठीक है। इसका मीनिंग पता रहेगा, फिर भी आपको ऐसे ऑप्शन घुमा के दिया जा सकता है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा किसने दी, यूनेस्को ने, NCERT ने, SWIP या विश्व बैंक। 62 किसने दिया, यूनेस्को, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो काम करता है एजुकेशन और इस जो स्कूली एक्टिविटी के बारे में, वो कौन करेगा, आपके यूनेस्को। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन सा प्रकार का वर्गीकरण होता है, विशेष शिक्षा, सामान्य शिक्षा, विशेष और सामान्य शिक्षा का मिश्रण, या अन्य। 63 क्या हो जाएगा, बताया हूँ। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी प्रकार का जो शिक्षा जिसमें रहे, विशेष रहे, सामान्य रहे, ठीक है। विशेष मतलब जो जिनको, जैसे कोई दिव्यांग है तो ब्रेल लिपि का यूज़ करके उसको कर देंगे, ठीक है। सामान्य शिक्षा है तो उसको सामान्य तरीके से करेंगे, तो जो पर्सन जिस टाइप से है उसी प्रकार से उसको शिक्षा देना, ठीक है भाई।
तो सभी प्रकार का मिश्रण रहता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मीनिंग ही होता है सभी तक शिक्षा पहुँचे। ठीक, समावेशी शिक्षा किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज में उल्लेख है इसके बारे में? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। 64 तो वीना कार्य योजना में शामिल है। आया हुआ क्वेश्चन है ज़्यादातर आपके, जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक, समावेशी शिक्षा का मुख्य धारा सिद्धांत किससे संबंधित है? 65 तो शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार, सभी को अधिकार है शिक्षा का। ठीक है, और इस आर्टिकल को इसको समावेशी शिक्षा को और मजबूत करने के लिए हमारे एक आर्टिकल है, देखेंगे 21 का। ठीक है, शिक्षा का अधिकार सभी तक है, 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, उनको अभी फेल करने का थ्योरी नहीं था। फिलहाल अभी घोषणा हुआ है कि 5वीं 8वीं का बोर्ड फिर से शुरू करने वाले छत्तीसगढ़ सरकार में। देखेंगे समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा नीति भारत में लागू की गई? 66 देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, 86 संविधान संशोधन 2002 में जो लाया हुआ था। ठीक है, जो कि बाद में लागू हुआ। ये आर्टिकल 21 का आप देखेंगे संविधान, इसमें वर्णित है सभी तक, जो खास तौर पे 14 साल से 6 से 14 साल बच्चे हैं, उनका हक है कि उनको निःशुल्क और जो शिक्षा है उनको प्राप्त हो। ठीक है भाई, आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, पहले भी ऐसा मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़े होंगे, उनको पता होगा। शिक्षा को विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को समझने के लिए, सामान्य शिक्षा को प्रशिक्षण देने के लिए, सभी प्रकार की शिक्षा के लिए अन्य। 67 का क्या रहेगा सबसे सूटेबल आंसर ये। ठीक, समावेशी शिक्षा में एडवांस लर्निंग का क्या मतलब होता है? 68 सामान्य शिक्षा के साथ विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए रणनीतियाँ बनाना एडवांस लर्निंग रहेगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मीनिंग ही क्या है? सब तक शिक्षा पहुँचे। इसी कारण जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी रणनीति बनाया जाता है भाई। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी है? 69 सही आंसर रहेगा सामान्य कक्षाओं में विशेष शिक्षक। ठीक, अगर गुणवत्ता में सुधार करना है तो ये चीज़ किया जा सकता है। ठीक है, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधता का क्या महत्व है? 70 ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पॉज करिए अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो, और उसका आंसर देके आगे बढ़िए। 71 समावेशी शिक्षा में सांस्कृतिक समर्थन का क्या महत्व है? 71 सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अनुकूलन का क्या मतलब है? शिक्षा के विधियों को बदलना, पाठ्यक्रम को बदलना, बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना, कक्षाओं का संरचना में बदलाव करना। सिर्फ एक मीनिंग आप जान जाएंगे तो आंसर वैसे ही आप लोग बना सकते बिना पढ़े भी। क्या रहेगा? बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत योजना का क्या महत्व होता है? 73 तो सभी छात्रों के लिए समान योजना होती है। यहाँ पे शब्द बोला गया है व्यक्तिगत योजना का महत्व पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत योजना होती है, केवल शिक्षकों के लिए योजना होती है, स्कूल के लिए कार्यक्रम रहता है। ठीक है, मोस्ट सूटेबल आंसर आपको चूज़ करना है। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको फंसाया जाता है भाई, तो क्या रहेगा सूटेबल सबसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। समावेशी शिक्षा का मॉडल का विकास किसने किया? लुईस जेट, नॉर्मन लुईस, पैट्रिक शार्प या स्टीव जॉनसन? 74 लुईस जेट भाई साहब, इसने समावेशी शिक्षा का मॉडल विकास किया था। ठीक है भाई। संगठित शिक्षा में समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? 75 क्या उद्देश्य रहता है? ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को उनके क्षमता के अनुसार शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा में सामाजिक समावेश का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही आंसर क्या रहेगा? बच्चों के बीच सामाजिक संबंधों को सुधारना। ठीक है, आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? शिक्षा का अधिकार, विविधता का सम्मान, शिक्षा में समानता, अलग कक्षाएं। 77 ठीक है, मोस्ट सूटेबल चीज़ें आपको लाना है, आपको लगाना है। तो यहाँ पे अलग कक्षाएं यहाँ पे सूट नहीं कर रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, समावेशी शिक्षा के लिए समायोजन विधियों में क्या शामिल है? 78 क्वेश्चन। तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन, कक्षा की व्यवस्था, शैक्षिक उपकरणों का उपयोग,
तो सभी का यूज़ किया जाता है भाई इसमें। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सहायक तकनीक का क्या उपयोग होता है? विशेष शिक्षा के लिए, सामान्य शिक्षा के लिए, सभी बच्चों के समान तकनीक, शिक्षा के डिजिटल उपकरण। 79 बहुत ही इजी क्वेश्चन किसके लिए रहेगा? आपके विशेष शिक्षा के लिए। सहायक तकनीक किनको देंगे भाई? जो विशेष ज़रूरत वाले उन्हीं बच्चों को दिया जाता है ना। जैसे आपके ब्रेल लिपि दे देंगे, कैलिपर्स दे देंगे, है ना। और इस टाइप से बहुत सारे जो चीज़ हैं जो ख़ास तौर पे विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो विशेष शिक्षा के लिए सहायक तकनीक उपयोग लाया जाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सहकारी शिक्षा का क्या महत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 80, छात्रों के सहयोग को बढ़ाना क्या रहेगा? इसका सबसे सूटेबल आंसर रहेगा छात्रों के सहयोग को बढ़ाना। जैसे सहकारी शब्द आप पढ़ेंगे, सहकारी का मतलब ही होता है जहाँ पे सहयोग से कोई चीज़ बना हो। ठीक है, आप सहकारी सोसाइटी भी देखते हैं, वहाँ पे किसी एक का मालिकाना हक ना होकर बहुत सारे लोगों का एक संगठन रहता है, वो सहकारी। ठीक है, सहकारी बैंक या सहकारिता वाला जो भी देखेंगे, गन्ने कारखाने बने हुए आपके। ठीक है, इस टाइप के सहकारी शब्द का मतलब ही यह होता है बहुत सारे लोगों का सहयोग जहाँ पे हो। आगे देखेंगे, समावेशी शिक्षा में प्रारंभिक हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? 80 बच्चों के विकास में प्रारंभिक कदम उठाना। समावेशी शिक्षा में परिवार की भूमिका का क्या महत्व होता है? ठीक है, क्या महत्व रहता है बताइए? 4 ऑप्शन आपके पास। परिवार का सहयोग बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण होता है। परिवार केवल शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। परिवार की भूमिका शिक्षा में न्यूनतम होती है। परिवार का कोई योगदान नहीं होता है। ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही लिमिट कर लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, समावेशी शिक्षा में सहायक पेशेवर कौन होते हैं? 83 क्वेश्चन। तो विशेष शिक्षा शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, भाषण चिकित्सक, उपरोक्त सभी के सभी रहेंगे सहायक पेशेवर। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। समावेशी शिक्षा में सुविधाएं का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन। सही आंसर रहेगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, समावेशी शिक्षा में नैतिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है? सभी बच्चों के समान अवसर, विशेष शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा में व्यावसायिक दृष्टिकोण, केवल विशेष जरूरत वाले बच्चों को समर्थन देना। 85 सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। समावेशी शिक्षा में सामाजिक नीति का क्या उद्देश्य होता है? 86 क्या रहेगा? सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा अवसर प्रदान करना। बार बार वही टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। समावेशी शिक्षा में शिक्षा का निगरानी कैसे की जाती है? 87 तो शिक्षकों के नियमित मूल्यांकन द्वारा, विशेष स्कूलों के निरीक्षण के द्वारा, केवल शैक्षिक परिणामों के आधार पर। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या रहेगा। 87 बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग गेस कर सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे 88 समावेशी शिक्षा में समावेशी कक्षा का क्या मतलब है? 88 का सही आंसर रहेगा सामान्य और विशेष शिक्षा के छात्रों का एक साथ अध्ययन करना क्या रहेगा? समावेशी कक्षा रहेगा। देखेंगे 89 समावेशी शिक्षा में संबद्धता का क्या महत्व है? सही आंसर क्या रहेगा 89 का? ऑप्शन नंबर ए, स्कूल और समुदाय के बीच सहयोग। ठीक है भाई, एक मिनट, क्या हो जाएगा? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 90 देख लेते, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? तो कौन सी की जाती हैं? विशेष शिक्षा उपकरण दिया जाता है, अलग कक्षा शिक्षण विधि कर सकते हैं भाई। ठीक है, समावेशी कक्षाओं में अनुकूलन कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सारे सुविधाएं प्रदान की जाती है। अल्टीमेट गोल क्या रहेगा? सभी तक शिक्षा पहुँचे। व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति के सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षा के स्तर, पारिवारिक समर्थन, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य। आपको बताना है सबसे सूटेबल जो आंसर रहेगा उसको। ये आपके सब टॉपिक रहेगा, चौथा नंबर का, उसके बाद 5वें नंबर का इसका सब टॉपिक आएगा, उससे भी 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है भाई, 91 का सबसे सूटेबल आंसर क्या रहेगा? आपके मानसिक स्वास्थ्य है, उस पर विशेष फोकस रहता है। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता में पारंपरिकता और नवाचार के बीच अंतर किस प्रकार से व्यक्ति पर प्रभाव डालता है? 92 वीडियो पॉज करिए और उसका आंसर आप लोग लगाइए। ठीक है, वीडियो मैं थोड़े से जल्दी स्पीड में करूँगा। ठीक है, पारिवारिक स्थिरता को बढ़ावा देती है और नवाचार परिवर्तनशीलता को। ठीक,
सृजनात्मकता के सिद्धांत के अनुसार गैर संरचित समस्याओं को हल करने के लिए जो क्षमता किस प्रकार के मानसिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो प्रणालीगत सोच, क्रियात्मक सोच, गहन विश्लेषणात्मक सोच और सहज विचारणीयता। 93 क्वेश्चन, सही आंसर रहेगा सहज विचारणीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 93 हो गया। उसके बाद देखते हैं 94। 94 में क्या आ रहा है आपके? अवधारणात्मक फ्लेक्सिबिलिटी की अवधारणा को सृजनात्मकता के संदर्भ में किस प्रकार से समझा जा सकता है? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है। पहले एक और वीडियो इसमें बहुत इजी हो गया था, फिर ऑप्शन उसमें एकदम इजी हो गए थे, तो सारे क्वेश्चन बना दे रहे थे। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल का किया गया भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न दृष्टिकोण से समस्याओं को देखने की क्षमता। 94 सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, व्यक्तित्व के भिन्नता सिद्धांत में सुसंगतता की भूमिका किस प्रकार की होती है? 95 क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। यह एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता को दर्शाती है। नवीनता की स्वीकृति सृजनात्मकता के किस प्रकार प्रभावित करती है? 96 ऑप्शन नंबर सी, विचारों के बदलाव और प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। व्यक्तित्व की भिन्नता में स्वसमर्पण किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है? 97 क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, यह व्यक्ति के आंतरिक प्रेरणा को बल देती है। ठीक, सृजनात्मकता के सिद्धांत में धार्मिक विचार का क्या प्रभाव हो सकता है? 98 4 ऑप्शन आपके पास सही रहेगा, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। 99 व्यक्तित्व भिन्नता में संबंध प्रबंधन की भूमिका किस प्रकार होती है? ऑप्शन नंबर सी, यह सामाजिक संबंधों को संतुलित करता है। आगे देखेंगे, सृजनात्मकता में आत्म प्रेरणा की भूमिका किस प्रकार से समझा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन नंबर सी रहेगा, व्यक्ति के आंतरिक प्रेरणा को बल देती है। सृजनात्मकता जोखिम का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। 101 क्वेश्चन, तो संभावित लाभ और हानि के आधार पर। व्यक्तित्व भिन्नता में समय की संवेदनशीलता किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। वीडियो पॉज करिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सृजनात्मकता में संवेदनशीलता का महत्व किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? 103 तो ऑप्शन नंबर बी, विचारों की विविधता को समर्थन देती है। विविधता के अनुकूलन की अवधारणा को सृजनात्मकता में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है? 104 ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? विचारों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। व्यक्तिगत भिन्नता में नैतिक दायित्व का क्या प्रभाव हो सकता है? 105 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक मानकों का पालन करता है। सृजनात्मकता में अवधारणात्मक लचीलापन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? 106 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नए विचारों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देता है। व्यक्तित्व भिन्नता में सहजता किस प्रकार से व्यक्त की जाती है? बताना भाई, 4 ऑप्शन। 107 स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। सृजनात्मकता में समय प्रबंधन की भूमिका किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है? 108 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, विचारों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व भिन्नता में स्वतंत्रता सोच का क्या प्रभाव हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। 109 ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक प्रेरणा को बल देती है। 110 सृजनात्मकता में संवेदनात्मक अनुभव का क्या महत्व होता है? क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के है, थोड़े से दिमाग आपको लगाना है, वीडियो पॉज करके। 110 सही आंसर रहेगा बी, नवीन विचारों की स्वीकार्यता को बढ़ाता है। 111 व्यक्तिगत भिन्नता में सामाजिक साक्षरता का क्या तात्पर्य है? क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की समझ। सृजनात्मकता में अलगाव का महत्व किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? 112 ऑप्शन नंबर बी, नए दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। व्यक्तिगत भिन्नता में भावनात्मक लचीलापन का क्या प्रभाव हो सकता है? 113 क्या रहेगा? मानसिक तनाव को कम करता है। सृजनात्मकता में कल्पनाशीलता की भूमिका किस प्रकार होती है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, नए और अनूठे विचारों का निर्माण करती है। व्यक्तिगत भिन्नता में संबंध प्रबंधन का क्या प्रभाव हो सकता है? 115 ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। 116 सृजनात्मकता में समाधान उन्मुख सोच का क्या महत्व होता है? क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, नए समाधान और विचारों का निर्माण करता है। व्यक्तिगत भिन्नता में स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है? 117
क्या रहेगा, आंतरिक प्रेरणा और आत्म संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है। 118 देखेंगे, सृजनात्मकता में भावनात्मक स्थिरता की भूमिका क्या होती है। यह सृजनात्मक विचारों की गुणवत्ता को बनाए रखती है, सही आंसर हो जाएगा। 119 व्यक्तिगत भिन्नता में सहयोग का क्या महत्व है, बताएंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समूह कार्य की सफलता को बढ़ावा देता है। 119 सृजनात्मकता में विविधता का महत्व किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, नए और विविध दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। आखिरी सब टॉपिक आ गया भाई, निर्देशन और परामर्श। ठीक है, इससे भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। बाल मनोविज्ञान में टोटल कितने सब टॉपिक है, 5 सब टॉपिक है। कितना क्वेश्चन आना है, 10 क्वेश्चन आना है। ठीक है, जिसमें से मेन जो क्वेश्चन है उसको छाट कर आपके लिए लाया गया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखेंगे पहला नंबर का क्वेश्चन, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है। ठीक है, क्या रहेगा बताइए, व्यक्तित्व विकास, रोजगार प्राप्ति, शिक्षा का प्रचार, नैतिक शिक्षा। क्या रहेगा भाई, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा, व्यक्तित्व का विकास इससे किया जाता है। परामर्श किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक तरफा, द्विपक्षीय, सामूहिक या सरल। 122 नंबर क्वेश्चन क्या रहता है, द्विपक्षीय। एक आदमी जाएगा समस्या लेके, दूसरा उसको सॉल्व करेगा और परामर्श देगा, सजेशन देगा। ठीक है भाई, ये रहता है, 2 पक्ष उसमें रहते हैं, एक जिसको समस्या है और दूसरा पक्ष कौन रहेगा, जो समस्या का समाधान कर रहा है वहाँ पे। ठीक, स्कूल में निर्देश का कार्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा, छात्र, प्रशासन। 123 क्या हो जाएगा, शिक्षक के द्वारा। ठीक है, हम यहाँ के बॉस से करके कौन करेंगे, शिक्षक लोग, प्राचार्य जी शिक्षकों पर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद छात्र है जो कमांड को मानेंगे। ठीक, 124 समस्या समाधान के लिए किस विधि का उपयोग परामर्श में किया जाता है, तर्कशक्ति, सामाजिक, मनोविश्लेषण, सामूहिक चर्चा। 124 क्या रहेगा, मनोविश्लेषण। आपके टॉपिक ही है बाल मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक चीज़ ही सबसे ज़्यादा आएगा। निर्देशन का प्रथम चरण क्या होता है, 125 क्या रहेगा, समस्या की पहचान। ठीक, परामर्श में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है समाधान का जो सुझाव है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे भाई। ठीक है, निर्देशन में यहाँ पे प्रथम चरण पूछा जा रहा है, इस कारण पहला चरण क्या रहेगा, कोई भी चीज़ का पहचान करोगे तभी तो उसका सॉल्यूशन आप खोजोगे। ठीक है, बेसिक चीज़ है। परामर्श और परामर्शार्थी के बीच संबंध क्या कहलाता है, सामाजिक, व्यावसायिक, चिकित्सीय और सहयोगात्मक। 126 क्या रहेगा, चिकित्सीय संबंध बोला जाता है भाई बाल मनोविज्ञान की भाषा में, व्यावसायिक संबंध नहीं बोलेंगे। ठीक, कौन सा कारक परामर्श की सफलता को प्रभावित नहीं करता, तो परामर्शदाता की योग्यता, परामर्शार्थी की रुचि, समय की उपलब्धता, स्थान का चयन। 127 क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉज करेंगे, बताएंगे कि स्थान का चयन प्रभावित नहीं करेगा। परामर्श लेना है, ठीक है, परामर्श लेना है तो राह चलते भी ले लूँगा भाई मैं, तो चारों में सबसे सूटेबल क्या लग रहा है, ये स्थान का चयन। निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है, ठीक है, इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ। निर्देश केवल अकादमिक होते हैं जबकि परामर्श मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। 128 नंबर क्वेश्चन, निर्देश सामूहिक होता है और परामर्श व्यक्तिगत होता है। और उसके बाद है निर्देश एकल होता है, परामर्श सामूहिक होता है, दोनों समान होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। कमेंट बॉक्स में जाइए, प्रीवियस वीडियो देखे होंगे आप लोग, और इसका आंसर दीजिए। परामर्श की प्रक्रिया में किसे शामिल किया जाता है, केवल छात्र, केवल शिक्षक, छात्र शिक्षक और माता पिता, केवल माता पिता। क्या रहेगा, 129 ऑप्शन नंबर सी, छात्र शिक्षक और माता पिता। समस्या केंद्रित परामर्श किस पर केंद्रित होता है, शिक्षा, व्यक्तित्व, समस्या समाधान, कैरियर। 130 क्या हो जाएगा, समस्या समाधान पर मेनली फोकस रहेगा। निर्देशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, केवल 1, 4, 2 या 5। 131 पढ़े होंगे आप लोग, बुक पूरे रट्टा मार डाले होंगे जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। आंसर रहेगा 2 प्रकार। कौन से कारक परामर्श में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, क्या रहेगा, सामाजिक, परामर्शदाता की संवेदनशीलता, सांस्कृतिक भिन्नता, समस्या की गंभीरता। कौन सा कर सकता है, सबसे सूटेबल आंसर चुनना है। लगता तो सभी है कि सब हो सकता है आंसर,
लेकिन सबसे सूटेबल कौन सा लग रहा है? सी, सांस्कृतिक भिन्नता। स्कूल में किसके लिए परामर्श अनिवार्य होता है? शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, मानसिक रूप से दिव्यांग जो बच्चे उनके लिए, सभी छात्रों के लिए, केवल प्रथम श्रेणी के छात्रों के लिए। 133 तो किसके लिए रहेगा? सभी छात्रों के लिए रहेगा भाई, तभी तो वो कोई सुपीरियर बन के थोड़ी ना जाएगा बच्चा वहाँ स्कूल में। सभी को एक प्रकार से परामर्श की ज़रूरत होती है। किस चरण में परामर्शार्थी की समस्या को स्पष्ट किया जाता है? प्रारंभिक, मध्य चरण, अंतिम या सभी चरणों में? 134 तो शुरू से ही स्पष्ट कर दिया जाता है, प्रारंभिक चरण में ही कर दिया जाता है कि किस प्रकार की समस्या है। ठीक है। परामर्शदाता के कौन से गुण महत्वपूर्ण होते हैं? धैर्य और सहानुभूति, कठोरता और अनुशासन, उच्च शिक्षा, नेतृत्व क्षमता। 135 सूटेबल आंसर देना है, धैर्य और सहानुभूति। सामने वाला मानने को भी तैयार नहीं, फिर भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है जो परामर्श उनको दे रहे हैं, और उनको समझा के आपको अपने बात को कन्विंस कर लेना है। ठीक है। धैर्य और सहानुभूति मेन उसका प्रॉपर्टी रहेगा, गुण रहेगा जो परामर्श देता है उनका। परामर्श में प्रतिबिंबन का तकनीक का क्या उद्देश्य होता है? 136 तो परामर्शार्थी की भावनाओं को प्रतिबिंबित करना इसका सही आंसर रहेगा। निर्देशन किस आयु वर्ग के लिए सबसे उपयोग होता है? बचपन, किशोर, वयस्क या वृद्धा? किनको देंगे सबसे ज़्यादा निर्देश? तो भाई किशोरावस्था वाले को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। परामर्श के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी माना जाता है? 138 सहयोगात्मक दृष्टिकोण माना जाता है। 139 निर्देशन में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? साक्षात्कार, परीक्षण, अवलोकन, उपरोक्त सभी। 139 सभी का किया जाता है। 140 परामर्श का मुख्य उद्देश्य रोजगार देना, मानसिक स्वास्थ्य सुधारना, सामाजिक सेवा, शिक्षा का प्रसार। 140 क्या हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य सुधार। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बिना पढ़े भी दे सकते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। कौन सा परामर्श व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायक होता है? 141 सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सीय परामर्श। परामर्श का अंतिम चरण कौन सा है? समस्या का पहचान, यह तो प्रारंभ चरण हो गया। समाधान का निष्पादन, फीडबैक और चर्चा। 142 क्या रहेगा? फीडबैक। पूरा समाधान दे दिया, उसके बाद सामने वाले से पूछा जाता है भाई मैं दिया हूँ, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जो जिनके समस्या का निदान हुआ है वो आदमी फीडबैक देगा, अपना राय देगा कि ये चीज़ आपने सही किया, ये चीज़ से मेरे को बेनिफिट मिला, उसको क्या बोला जाता है? फीडबैक। ठीक, देखेंगे निर्देशन के लिए आवश्यक गुण क्या होता है? 143 क्या रहेगा? संचार कौशल। ठीक, कम्युनिकेशन जो स्किल रहेगा वो बहुत ही मायने रखता है। कौन सा सिद्धांत परामर्श में प्रयुक्त होता है? 144 व्यवहारवाद, मानवतावाद, मनोविश्लेषण या उपयोग सभी? तो उपरोक्त सभी रहेगा इसका आंसर। निर्देशन के प्रकार कौन से होते हैं? शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामूहिक, शैक्षिक और मानसिक, व्यावसायिक और मानसिक। सूटेबल आंसर देना है आपको, चारों ऑप्शन तो लगेगा भैया हमारा तो ये ही सही है, लेकिन निर्देशन में मेनली फोकस किया जाता है शैक्षणिक विषयों पर, और परामर्श में शैक्षणिक विषय से हटकर भी समस्या समाधान किया जाता है। पहले भी वीडियो में बता चुका मैं। परामर्श की प्रक्रिया में कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? परीक्षण, साक्षात्कार, केस स्टडी या समूह चर्चा? सूटेबल आंसर साक्षात्कार। ठीक है, इंटरव्यू लेकर उसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका वो क्या करेंगे। ठीक है, सर्वोत्तम रहेगा इसमें से, तभी तो उसके बारे में खुलकर कोई चीज़ है वो सामने आएगा। ठीक, 147 परामर्श के दौरान परामर्शदाता का मुख्य कार्य क्या होता है? समस्या का विश्लेषण करना, समाधान सुझाना, परामर्शार्थी को सुनना, योजना बनाना। 147 चारों आंसर लग रहा है कि अरे हाँ भाई ये तो हो सकता है। मेनली रहेगा क्या? उसको सुनना। ठीक है, परामर्श दे रहे हो तो उसके बारे में पहले जान लो, तभी तो आप उसको क्या कर पाएंगे, उसका विश्लेषण कर पाएंगे और समाधान सुझा पाएंगे उसको। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहेगा? लिसनिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लिसनिंग और जो विजुअल आप देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परामर्श में सक्रिय सुनवाई का क्या मतलब होता है? 148 क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, परामर्शार्थी के बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, ऊपर देखे थे क्वेश्चन।
निर्देशन के किस विधि का उपयोग करके व्यक्ति की रुचियों और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है? 149 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? व्यक्तित्व परीक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन या समूह चर्चा। यहाँ पे बोला गया है व्यक्ति के रुचियों और क्षमताओं का मूल्यांकन करना। ठीक है, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है स्पेशल मूल्यांकन करना। तो कोई चीज़ का परीक्षण करके उस चीज़ को मूल्यांकन किया जाता है। तो क्या चीज़ का मूल्यांकन करेंगे? परीक्षण करेंगे, व्यक्तित्व का परीक्षण करके करेंगे। 149 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे एक एक शब्द में आपको फंसाया जाएगा क्वेश्चन जब भी आएगा आपके एग्ज़ाम में। उसमें परामर्श में किस कौशल का विकास महत्वपूर्ण होता है? समस्या समाधान, आत्मविश्वास, संचार, उपरोक्त सभी। 150। ठीक है, समस्या समाधान का उसमें कौशल रहना चाहिए। कौशल मतलब यहाँ पे स्किल। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए सामने वाले को कि हाँ भाई मैं आपके समस्या का समाधान कर सकता हूँ। और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल भी रहना चाहिए। ये नहीं कि उसको डांट फटकार के तुम्हें ये करना चाहिए, तो आदमी एक बार गया उसके बाद दोबारा उसके पास जाएगा नहीं काउंसलिंग कराने। ठीक है भाई, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो हमारा ख़त्म होता है और उसके बाद आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप जाके हमारे प्लेलिस्ट चेक करिए, आपके काम के बहुत सारे चीज़ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहते हैं बहुत सारे लोग कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में बना हुआ है सब चीज़ सिस्टमेटिक, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो उमंग PSC एकेडमी, उमंग PSC एकेडमी आप लोग सर्च करिए। कहाँ पे? टेलीग्राम में, वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, और वरना मैं कमेंट बॉक्स में जनरली पिन कर देता हूँ, पहला कमेंट रहता है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।